Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Mednexa. So today our topic is teeth and tongue. First we will start with the teeth. So basically what are teeth? What is their basic definition? Teeth are hard, bone-like organs located in the jaws used for chewing food, aiding in the speech and giving structure to the face. Now, where are they basically present? So, basically, the teeth are placed in the alveolar margin of the maxilla, upper jaw, and the mandible, that is the lower jaw. अब हमारे पास एल्वियोलर मार्जिन्स होते क्या हैं बेसिकली. सो बेसिकली एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये हमारे पास जो ये जिंजीवा और गम्स हैं, ये हमारे पास शो किया हुआ ये जिंजीवा और गम, इनकी हमारे पास जो है इनके नीचे हमारे पास बोन प्रेजेंट है. ठीक है ना, ये बोन्स प्रेजेंट है किसकी, मैक्सिला की. और मैक्सिला के प्रोसेसेस हैं जो कि सॉकेट्स बना रहे हैं जिसके अंदर आके जो टीथ है या टूथ है उसने प्लेस होना है. तो हम उन प्रोसेसेस को जो हमारे पास ये मार्जिन बन रहा है, इस मार्जिन को हम क्या कह रहे हैं, एल्वियोलर मार्जिन. तो ये मैक्सिला में भी होते हैं और मैंडिबल में भी होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आके जिसके ऊपर जिंजीवा की कवरिंग होती है या यू कैन से द कवरिंग ऑफ द गम्स, और इसके अंदर पे हमारे पास टूथ प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन इज अबाउट द ईच टूथ ऑक्यूपाइज इट्स ओन सॉकेट एंड इज anchored in the place by the periodontal ligaments, and then this constitutes a fibrous joint. तो अब हमारे पास इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं. असल में जो ये हमारे पास इस तरह अगर अल्लाह ताला ने इसको फिक्स करने के लिए हमारे जो है वो टीथ को गम्स के अंदर और एल्वियोलर मार्जिन से जो एक सॉकेट बन रहा है जिसके अंदर टीथ ने फिक्स होना है, उसको हम कहते हैं सॉकेट. तो उसमें इसको गम करने के लिए जो है वो फिक्स करने के लिए हमारे पास एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट. तो उस लिगामेंट के जरिए जो है ये अपनी जगह पे जो है वो एंकर्ड होते हैं और ये एक जो है जिससे हमारे पास फाइब्रस जॉइंट बन जाता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास हम मजीद आगे चलते हैं. सो बेसिकली हमारे पास जो हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं. सो वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ टीथ. फर्स्ट वन आर कॉल्ड द इंसाइजर्स, देन वी हैव द कैनाइन्स, एंड देन वी हैव द मोलर्स and the premolars, and then we have there is a structure of each tooth. Now about the structure of each tooth. So basically on the above, that is called the crown, there is an enamel covered crown. Enamel is the covering that is covering the part that is visible to us. That covering is called the enamel, and the part that is above the socket is called the crown. So basically यहाँ से अगर हम इसको डायग्राम से विजुलाइज करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ये इतना वाला पार्ट जो इस एल्वियोलर मार्जिन से यू कैन से के ऊपर है, ये वाला पार्ट हमारे पास क्राउन है, और ये वाला पार्ट जो हमारे पास नीचे है उसको हम कहते हैं रूट, जो कि एम्बेडेड होती है इन द एल्वियोली. ठीक है, और ये ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं क्राउन. और क्राउन के ऊपर जो हमारे पास देख सकते हैं कि ये ऊपर जो कवरिंग है क्राउन के अंदर एनेमल की कवरिंग है सबसे ऊपर. उसके बाद फिर हमारे पास किसकी कवरिंग है जी, डेंटीन. उस एनेमल के नीचे डेंटीन है. उसके बाद हमारे पास पतली सी इसके अंदर पल्प कैविटी होती है, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ी सी ब्लड सप्लाई आनी होती है. ठीक है, बहुत कम होती है. तो वो देखें यहाँ से रूट कैनाल से ऊपर वाले हिस्से में नहीं है, नीचे वाले हिस्से में. यहाँ से देखें जहाँ से एल्वियोलर मार्जिन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पल्प कैविटी जो है वो स्टार्ट हो रही है, और पल्प कैविटी को आउटसाइड लाइन किसने किया हुआ है, हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट ने. ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट ने लाइन किया हुआ है हमारे पास. अब हम इसको पूरा, उसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट मार्जिन पे आ जाते हैं, दैट इज अबाउट द नेक. नेक में आप देख सकते हैं कि सबसे आउटर कवरिंग में हमारे पास जिंजीवा और गम है, फिर हमारे पास पेरियोडोंटल लिगामेंट है, और फिर है सीमेंटम. नाउ व्हाट इज बेसिकली सीमेंटम? एज यू कैन सी द सीमेंटम इज द specialized bone like calcified tissue that covers the outer surface of a tooth's root. रूट की आउटर सरफेस को जो कवर करिए कैल्सिफाइड बोनी टिश्यू है, उसको हम क्या कह रहे हैं, सीमेंटम. ये रेड वाला पार्ट आपको जो दिखाया गया है सीमेंटम. उसके बाद हमारे पास पेरियोडोंटल लिगामेंट है, और ये एल्वियोलर बोन है ऑफ द मैक्सिला या फिर ऑफ द यहाँ लोअर जा दिखाया गया तो ये मैंडिबल होगी. तो जिसके अंदर हमारे पास जो है जो हमारे पास बना रही है एक रूट बना रही है इसकी. ठीक है, कम्प्लीटली. और ये हमारे पास जहाँ से एंटर करिए इसको हम कहेंगे रूट कैनाल. और ये देखें आप नीचे देख सकते हैं कि एक परमानेंट टूथ दिखाया गया. तो ये परमानेंट टूथ क्या बेसिकली ये एक हमारे पास डिवेलपिंग परमानेंट टूथ है. टेम्पोरेरी होता है इंसाइजर टूथ दिखाया गया है, और एक डिवेलपिंग परमानेंट टूथ यहाँ पे जो है वो डिवेलप हो रहा है जो आगे जाके इसको रिप्लेस करेगा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. तो अब अगर हम मजीद आगे मूव करें तो आगे क्या है हमारे पास के ह्यूमंस में अगर हम देखें तो देयर हैव 2 सक्सेसिव ओवरलैपिंग जनरेशंस. ठीक है, हमारे पास 2 जनरेशंस होती हैं
जो है वो टीथ की, द फर्स्ट टीथ जिसको हम कहते हैं उनको उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन को हम डेसिडुअस टीथ या बेबी टीथ भी कहते हैं, और ये हमारे पास टेम्पोरेरी होते हैं, और दूसरी जो जनरेशन इसको रिप्लेस करती है फर्दर या फॉलो करती है वो होती है परमानेंट डेंटिशन, जो कि परमानेंट होते हैं हमारे पास। नाउ द फर्स्ट टीथ दैट आर द प्राइमरी डेंटिशन, ये हमारे पास सिर्फ अपेयर कब करते हैं, सिर्फ पोस्ट नेटल लाइफ में आते हैं और बाद में ये फॉल आउट कर जाते हैं। जबकि हमारे पास जो परमानेंट डेंटिशन है वो हमारे पास लार्जर नंबर में होती है एक तो, और ये लार्जर नंबर उनका अकोमोडेट कैसे होता है, तो दैट इज अकोमोडेटेड बाय द ग्रोथ ऑफ द, जाहिर सी बात है जैसे 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 बेबी की ग्रोथ हो रही है, चाइल्ड बन रहा है और देन ही केम इनटू द एडल्ट लाइफ, तो उसकी जॉस की भी ग्रोथ हो रही है, तो वो जाहिर सी बात है वो एल्वियोलर बोन, वो सॉकेट वो भी बड़ा हो जाएगा जिसके अंदर और इसके अलावा हमारे पास जो मैक्सिला है वो खुद भी बड़ी हो जाएगी। तो जो हमारे पास मजीद स्पेसिस में एल्वियोलर जो है एल्वियोली प्रेजेंट हमें नजर आएंगे, एल्वियोलर मार्जिन्स मिलेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे पास प्राइमरी डेंटिशन या जो बेबी टीथ हैं उनमें हमारे पास नंबर ऑफ जो है वो टीथ कम होते हैं, जबकि हमारे पास परमानेंट डेंटिशन में नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा होते हैं। अब हमारे पास जो डेसिडुअस टीथ है इनकी जो है वो तादाद देख लेते हैं। तो बेसिकली जो डेसिडुअस टीथ हैं वो हमारे पास होते हैं, देयर आर बेसिकली 20 डेसिडुअस टीथ होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास 4 इंसाइजर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं और 4 मोलर्स होते हैं, और ये ईच जॉ में हो, एक जॉ की बात करें 4 इंसाइजर्स, देन साइड में 2 हमारे पास होंगे कैनाइन्स, एंड देन ऑन द लेटरली वी हैव द 4 मोलर्स इन द जॉ, ईच जॉ, एंड देन वी हैव द परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ हमारे पास टोटली होते हैं जी 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जिसमें हमारे पास 4 इंसाइजर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं, 4 ही प्री मोलर्स होते हैं, लेकिन 4 प्री मोलर्स, एक तो प्री मोलर्स हमारे पास डेसिडुअस टीथ में नहीं होते, इसके अलावा यहाँ पे 6 मोलर्स होते हैं। यहाँ आपने देखा कि 4 मोलर्स होते हैं, तो यहाँ 6 मोलर्स होते हैं, एक प्री मोलर्स और एक मोलर्स, इसका डिफरेंस आ गया हमारे पास, और ये भी एक जॉ की बात कर रहे हैं हमारे पास। और ये हमारे पास जो हमारे पास डेसिडुअस टीथ की बात करें तो ये अडप्ट करते हैं एट द एज ऑफ अबाउट 6 मंथ्स के एज में अडप्ट करते हैं हमारे पास डेसिडुअस टीथ। और हमारे पास जो है ये जब ये फेड या जो हम आप कहें कि ये जब इनका इरप्शन टाइम होता है वो हमारे पास 6 मंथ्स है, लेकिन जब ये फॉल आउट कर जाएंगे तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स पे जाके, जब बेबी 7 ईयर्स का होता है तो ये हमारे पास जो है वो फॉल कर जाते हैं। देन वी हैव द बेसिकली द परमानेंट डेंटिशन। तो परमानेंट डेंटिशन जो है वो बिगन टू, उसके जो टीथ है बिगन टू इरप्ट एट द एज ऑफ 6 ईयर्स, और इसमें भी जो हमारे पास लास्ट टूथ ये परमानेंट रहते हैं और इसका इसलिए फॉल आउट टाइम नहीं है, जाहिर सी बात है, और कि जब तक कोई इंसिडेंट ना हो ऐसा के। उसके बाद हमारे पास लास्ट टूथ जो इसका इरप्ट होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 3rd मोलर टूथ होता है लास्ट जो इरप्ट होता है, और दैट इज बिटवीन द एज ऑफ 17 एंड 30 ईयर्स। अच्छा, अब ये सारा जो हमने था पढ़ा, ये सारा तो पढ़ा हमने स्नेल से, लेकिन हमारे पास जो है इसके अंदर एक चीज़ जो है वो मिसिंग है, दैट इज द एग्जैक्ट हर जो है काइंड ऑफ द टीथ है उसकी हमारे पास इरप्शन टाइम क्या है और डेसिडुअस के केस में उसका शेडिंग टाइम क्या है। तो ये हमारे पास एक टेबल है जो बीडी से लिया है, ये भी कर लेना आप लोगों ने। तो इसमें हम सबसे पहले डेसिडुअस टीथ का देख लेते हैं। तो डेसिडुअस टीथ जिसमें हमारे पास मीडियल इंसाइजर्स आते हैं, इनका इरप्शन टाइम होता है 6 to 8 मंथ। सबसे पहले हमारे पास मीडियल इंसाइजर्स ही बेबी में जो है वो इरप्ट करते हैं, और इसकी जो शेडिंग हो जाती है वो 6 to 7 ईयर्स में जाके 6 से 7 साल, और सबसे पहले जो है फॉल आउट और शेड भी यही करते हैं। उसके बाद हमारे पास है देन वी हैव द लेटरल इंसाइजर्स। लेटरल इंसाइजर्स जिसकी हमारे पास इरप्शन टाइम होगा 8 to 10 मंथ्स में होता है, और ये आपने याद रख लेना है। ऐसे एग्जैक्ट मंथ्स ना भी याद रहे तो ऐसे याद रखें कि सबसे पहले कौन डिवेलप करता है, सबसे लास्ट कौन डिवेलप करता है, ये पूछा जा सकता है। तो लेटरल इंसाइजर्स आर द सेकंड टू डिवेलप और इरप्ट, दैट इज अबाउट 8 to 10 मंथ्स की जो है वो टाइम स्पैन पे आते हैं, और ये इनका शेडिंग टाइम 7 to 8 ईयर्स है। देन फर्स्ट मोलर दैट इज अबाउट 12 to 16 मंथ्स में आते हैं हमारे पास, और 8 से 9 साल में। उसके बाद फर्स्ट मोलर, फिर हमारे पास कैनाइन्स आएंगे, मीडियल और लेटरल इंसाइजर्स, फिर मोलर्स आए, फिर कैनाइन्स आएंगे, और फिर सेकंड मोलर आएंगे। तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद परमानेंट में बात करें तो अगर परमानेंट में हमारे पास सबसे पहले आते हैं जी मोलर। फर्स्ट आते हैं हमारे पास मोलर, दैट इज अबाउट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर्स। फर्स्ट मोलर आएगा, यहाँ ऊपर मीडियल इंसाइजर्स था डेसिडुअस में, परमानेंट में पहले मोलर साइड में जो च्यूइंग के लिए या आप कहें कि प्रॉपर जो हम जिससे च्यू करते हैं वो हमारे पास मोलर टीथ से करते हैं। तो फर्स्ट मोलर 6 to 7 ईयर्स में आता है। उसके बाद फिर हमारे पास इंसाइजर मीडियल आता है, लेटरल इंसाइजर आता है, और फिर हमारे पास प्री मोलर आता है, पहला प्री मोलर। देन हमारे पास कैनाइन्स आते हैं, फिर हमारे पास सेकंड मोलर और थर्ड मोलर आते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना इनका। और जो हमारे पास थर्ड मोलर है ये हमने बताया था कि 17 to 25 ईयर्स के जो है वो एज या गैप में ये इरप्ट करता है हमारे पास। सो दैट वॉज ऑल अबाउट आवर टॉपिक ऑफ द टीथ। हमने कम्प्लीटली कवर कर ली है, जितनी एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत थी वो भी सारी कर ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द टंग, एंड दैट इज़ द मेन टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Now, what is the definition of tongue? So basically, tongue is a mass of skeletal muscle, or you can say a mass of striated muscle
अगर स्केलेटल मसल है दैट मीन्स इट विल बी वॉलेंट्री, दैट इज कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसके साथ जो मसल है वो अटैच करते हैं टंग को टू द स्टाइलाइट प्रोसेस एंड द सॉफ्ट पैलेट। अबव जो है वो स्टाइलाइट प्रोसेस को और सॉफ्ट पैलेट से अटैच करेंगे, और बिलो हमारे पास इसको अटैच करते हैं जो इसी के मसल्स हैं वो हमारे पास मैंडिबल और हायोइड बोन के साथ अटैच करते हैं ताकि ये फॉल ना कर जाए ना, क्योंकि ये तो मस्कुलर एक पैक सैक्स है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास है मैस है सॉरी, देन वी हैव द मीडियन फाइब्रस सेप्टम होता है, इसके अंदर एक मीडियन फाइब्रस सेप्टम होता है जो डिवाइड करता है टंग को इनटू द राइट एंड द लेफ्ट हाफ। यू कैन सी इट देयर, दैट इज द मीडियन फाइब्रस सेप्टम दैट इज डिवाइडिंग द टंग इनटू द राइट एंड द लेफ्ट हाफ। नाउ टॉपिक मूविंग टुवर्ड इनटू इट्स नेक्स्ट सब हेडिंग दैट इज अबाउट द लिंगुअल म्यूकस मेम्ब्रेन। अब लिंगुअल म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो हमारे पास एक म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो दैट इज द एंटीरियरली, और हमारे पास क्या होता है कि एक वी शेप्ड सल्कस होता है जिसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। वो डिवाइड्स कर देता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द अपर सर्फेस ऑफ द टंग को इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पार्ट्स। इसको हम यहाँ से भी देख लेते हैं इस डायग्राम में। ये एक सल्कस है, वी शेप्ड सल्कस, जिसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस, एंड दैट इज डिवाइडिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टंग इनटू द एंटीरियर 2/3 एंड द पोस्टीरियर 1/3। यू कैन से द पोस्टीरियर पार्ट इज लेस, दैट इज 1/3, एंड दैट इज एंटीरियर पार्ट इज अबाउट द 2/3 of the mucous membrane of the anterior surface of the tongue. All right, then move forward. The apex of the sulcus projects backward and is marked by a small pit that is called the foramen cecum. तो हमारे पास जो sulcus terminalis है बेसिकली ये ट्रायंगुलर बैकली प्रोजेक्ट करता है। अगर इधर दिखाया गया सही, यहाँ से वैसे सही इलेबोरेट तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये एआई जनरेटेड है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि एक वी शेप्ड है और ये बैक को, इसकी एपिक्स जो है वो बैक को प्रोजेक्ट कर रही है पोस्टीरियरली, और यहाँ पे एक हमारे पास फोरामेन होता है एंड दैट फोरामेन इज कॉल्ड द फोरामेन सीकम। और ये जो लाइन हमारे पास मार्क करी है दैट इज कॉल्ड द सर्कस टर्मिनालिस, दैट इज द वी शेप लाइन। नाउ द सर्कस डिवाइड्स द टंग इनटू द एंटीरियर 2/3। एंटीरियर 2/3 में हमारे पास जो है वो ओरल पार्ट में आएगा जिसको हम बॉडी भी कहते हैं, और पोस्टीरियर 1/3 में करेगा। जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग है दैट इज इन द फेरेंक्स, फेरेंजियल पार्ट में आती है, और उसको हम रूट ऑफ द टंग भी कहते हैं। ठीक है, अब द फोरामेन सीकम इज एन एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट। फोरामेन सीकम ये है क्या, ये ओपनिंग जो है एपिक्स ऑफ द सर्कस टर्मिनालिस पे ये है क्या बेसिकली, तो ये एक एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट। थायरोग्लोसल डक्ट के अपर एंड पे उसकी जो है उसको मार्क करता होता है। तो ये हमारे पास जब पोस्ट नेटल लाइफ में आते हैं तो फिर ये एक रेमिनेंट के तौर पर रह जाता है सिर्फ एक, तो जिसको हम कहते हैं फोरामेन सीकम। ओके, नाउ अगर हम पेपिला की बात करें ना, बेसिकली व्हाट आर द पेपिला। पेपिला हमारे पास कोई भी ऐसा फोल्ड होता है ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन जिस पे आगे किसी चीज़ की ओपनिंग हो रही हो या जैसे हमने कहा कि डक्ट्स की ओपनिंग वगैरह हो रही होती है, तो यहाँ हमारे पास किसकी ओपनिंग होगी, यहाँ हमारे पास टेस्ट बर्ड्स की ओपनिंग होगी। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पेपिला आर प्रेजेंट ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में है ये जो मार्क किया हुआ पॉइंट, जाहिर सी बात है ये मेन फोकस वाला कि एंटीरियर 2/3 में होते हैं सिर्फ पेपिला। और 3 टाइप्स, अच्छा बेसिकली यहाँ स्नेल्स में 3 टाइप जो है वो मेंशन है, तो अगर आपके एमसीक्यूज आएगा तो आपने 3 टाइप्स को ही मार्क करना है। लेकिन अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो एक्चुअल में 4 टाइप्स ऑफ द पेपिला प्रेजेंट होते हैं। और 4 टाइप्स होती कौन कौन सी है, 1 विल बी द फिलीफॉर्म, सेकंड विल बी द फंगीफॉर्म, देन वी हैव द circumvallate papillae, sorry this is vallate not salate, circumvallate papillae, and then the fourth one is the foliate. foliate असल में हमारे पास ये होता है कि ये प्रेजेंट होते हैं बैक में और along the edges of the side edges में प्रेजेंट होते हैं टंग की एंटीरियर सरफेस ऑफ द 2/3 पे। और ये हमारे पास होते भी लीफ लाइक रीजेस हैं, लेकिन असल में ये होते क्या, ये रूडिमेंट्री होते हैं, अंडर डिवेलप्ड होते हैं ह्यूमंस में, तो हम इनको काउंट ही नहीं करते। नाउ द रिमेनिंग 3 दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हम बात करें कि फिलीफॉर्म हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो फिलीफॉर्म जो पेपिलाए होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं अलॉन्ग द इंटायर सर्फेस, दैट इज द एंटीरियर 2/3 के इंटायर सर्फेस के अलॉन्ग सेपरेटेड होते हैं, जो है वो फैले हुए होते हैं। फंगीफॉर्म, अगर हम फंगीफॉर्म की बात करें तो वो हमारे पास मोस्टली जो है वो ऑन द टिप, मोस्टली ऑन द टिप ऑफ द मोस्टली ऑन द टिप, और इसके साइड के जो एजेस हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं टंग के, ये फंगीफॉर्म। एंड देन वी हैव द वेलेट पेपिलाए। तो वेलेट पेपिलाए जो है हमारे पास जो वी शेप सर्कस टर्मिनालिस है उसके अलॉन्ग प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। नाउ आगे द लार्जर वेलेट पेपिलाए जो है वो सबसे ज्यादा इसमें जो लार्जर है दैट इज द वेलेट पेपिलाए एट लाइज अलोंग साइड द सर्कस टर्मिनालिस एंड हेल्प्स आइडेंटिफाई दैट स्ट्रक्चर। और इसी तरह ये वी शेप दे रहा होता है जिसे हम सर्कस टर्मिनालिस को मार्क करते हैं। अब हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग जो है वो हमारे पास डिवॉइड होती है ऑफ द पेपिला, एंड उसके हमारे पास लेकिन उसके इरेगुलर जो है वो सरफेस होती है हमारे पास। और वो इरेगुलर सरफेस क्यों होती हैं भाई, हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था जब हमने ओरल कैविटी प्रॉपर को पढ़ा था कि इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अंडरलाइंग लिम्फ नोड्यूल्स जिनको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, एज यू कैन सी आल्सो हियर, इट इज आल्सो स्लाइट रफ और इरेगुलर।
ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इंफीरियर सरफेस में। ये तो हमने सारी बात की एंटीरियर सरफेस में। अब इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग की बात करें तो वो रिफ्लेक्टेड होती है फ्रॉम द टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्लोर ऑफ द माउथ में मतलब वही म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी रिफ्लेक्ट होती है और वो फ्लोर ऑफ द माउथ दैट इज ऑफ द ओरल कैविटी प्रॉपर को कंटिन्यू करती है। और मिड लाइन में एंटीरियरली हमने पढ़ा था इंफीरियरली एंड एंटीरियरली। जो इंफीरियर सरफेस है वो हमारे पास कनेक्टेड होती है टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, और उस फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज मीडियली होता है, दैट इज कॉल्ड द लिंगुअल फ्रेनुलम। और लिंगुअल फ्रेनुलम के हमने पढ़ा था कि लेटरल साइड ऑफ द लिंगुअल फ्रेनुलम में हमारे पास लिंगुअल वेन होती है और उसके भी लेटरल साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, प्लाइका फिम्ब्रियाटा। अब हम इसको रीड भी कर सकते हैं कि ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फ्रेनुलम द लिंगुअल वेन लाइज एंड on the lateral to the lingual vein the mucous membrane forms a fringed fold called the plica fimbriata, जहाँ जिसको हम plica fimbriata। अगर आपने oral cavity जो है प्रॉपर वाला लेक्चर लिया हुआ, इसका फर्स्ट लेक्चर पार्ट लिया हुआ, असल में ओरल कैविटी ही की कंटिन्यूएशन है। सारे स्ट्रक्चर्स ओरल कैविटी को ही कंस्टिट्यूट करते हैं। टीथ, टंग, चीक्स, हमारे पास गम्स और ये सारा कुछ ये ओरल कैविटी में ही होता है। तो पार्ट 1 लाजमी देखें, उसमें मैंने एटलस की डायग्राम से इसको डिटेल से क्लियर किया हुआ है, बल्कि हमने तो इसकी सेंसरी इनर्वेशन भी पढ़ ली थी। नाउ लेकिन इसके बाद अलावा हम एक दफ़ा फिर से इसको विजुलाइज कर लेते हैं एक बहुत अच्छी सी एटलस की डायग्राम देके। यहाँ अब ये देख रहे हैं दरमियान में जो हमारे पास है ये एक मीडियन सर्कस है जो डिवाइड कर रहा है इसको राइट एंड लेफ्ट हाल्स में फाइब्रस सेप्टम होता है, और ये वी शेप सर्कस टर्मिनालिस है हमारे पास। इसके ऊपर हमारे पास यहाँ एक ओपनिंग ये स्मॉल सी नजर आ रही दैट इज कॉल्ड द फोरामन सीकम एज यू कैन सी। एंड देन हमारे पास ये पोस्टीरियर जो है वो आप देख सकते हैं इसकी रफ सर्फेस है, और एंटीरियरली हमारे पास फिर भी स्मूथ सर्फेस है। ये एपिक्स है जो हमारे पास फिलीफॉर्म पेपिलाए प्रेजेंट है, फंगी फॉर्म प्रेजेंट है, और फोलिएट अलॉन्ग द एजेस यहाँ दिखाए गए हैं, लेकिन यूजुअली मेंशन नहीं किए गए होते बुक में क्योंकि ये रूडिमेंट्री होते हैं। और ये वाले पार्ट को एंटीरियर 2/3 को हम बॉडी कहते हैं और पोस्टीरियर 1/3 को हम रूट ऑफ द टंग कहते हैं। Now coming back to the main topic, that is the tongue muscles that are very important. So हम tongue muscles को basically दो categories में divide करते हैं। One we have the intrinsic muscles and the second we have the extrinsic muscles. Now the intrinsic muscles are actually confined to the tongue और वो bone से attach नहीं हो सकते। Intrinsic मतलब क्या है कि उसकी origin भी वहीं पे हो रही है, tongue पे ही हो रही है, और उसकी insertion भी tongue में ही हो रही है। Extrinsic muscles ये होते हैं कि वो originate तो करते हैं outside the tongue, मगर उनकी insertion जो होती है हमारे पास वो जाके या तो आउटसाइड ऑफ द टंग या तो टंग पे इंजर्शन होगी और उससे ओरिजिन होगा, तो इसका हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास इसको समझने के लिए जो है इंट्रिंसिक मसल्स में और एक्सट्रिंसिक मसल्स को एक बहुत अच्छा टेबल है, हम उस टेबल से इसको याद करेंगे। दिस टेबल, इस टेबल से हम जो है वो इंट्रिंसिक मसल्स और एक्सट्रिंसिक मसल्स को याद करेंगे। इंट्रिंसिक मसल्स में हमारे पास क्या क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं और वर्टिकल। ये 3 मसल्स इंट्रिंसिक मसल्स हैं। इसका ज़्यादा डिटेल ये ज़्यादा कोई खास नहीं है, मेन इसके एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं, लेकिन ओरिजिन इनका कॉमन ओरिजिन है कि मीडियन सेप्टम जो होता है और इसके सब म्यूकोसा वहाँ से मीडियन सेप्टम फाइब्रस सेप्टम जो डिवाइड कर है राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में, और सब म्यूकोसा वहाँ से ओरिजिन होता है, और इंजर्शन जाके भी म्यूकस मेम्ब्रेन पे ही होता है। इसका नर्व सप्लाई इसकी हमारे पास होती है जी हाइपोग्लॉसल नर्व। सबकी नर्व सप्लाई हाइपोग्लॉसल है, ये आपने याद रखना कि सारे मसल्स इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक इंक्लूडिंग ऑल द मसल्स ऑफ द टंग, द नर्व सप्लाई, मोटर नर्व सप्लाई आई एम टॉकिंग अबाउट इज फ्रॉम द हाइपोग्लॉसल नर्व except that is the 12th cranial nerve except the vagus nerve. The vagus nerve is supplying the palatoglossus muscle, and that is supplied by the vagus nerve, that is the 10th cranial nerve via the pharyngeal plexus. तो पैलेटोग्लॉसिस से आप पी से याद रखें कि पैलेटोग्लॉसिस हमारे पास pharyngeal plexus पी ये याद रखना है कि सिर्फ पैलेटोग्लॉसिस pharyngeal plexus से, उसके अलावा तमाम मसल्स हाइपोग्लॉसल नर्व से सप्लाई होंगे। और जो इंट्रिंसिक मसल्स इनके क्या फंक्शन होता है कि वो शेप ऑफ द टंग को अल्टर करते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक मसल सिर्फ पोजीशन को ही अल्टर कर सकते हैं। सॉरी, नाउ द फर्स्ट मसल दैट इज वी हैव द जीनियोग्लॉसिस मसल। तो जो जीनियोग्लॉसिस मसल है वो सुपीरियर जीनियल स्पाइन होती है मैंडिबल की, आगे हम इसको देख लेंगे अभी एटलस से, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। सुपीरियर जीनियल स्पाइन ऑफ द मैंडिबल, वहाँ से ओरिजिन होता है जीनियोग्लॉसिस का, और इंजर्शन क्या होती है कि ब्लेंड कर जाता है टंग में, इसकी इंजर्शन होती है ब्लेंड विद अदर मसल्स ऑफ द टंग। ठीक है, और हमारे पास इसकी भी नर्व सप्लाई हाइपोग्लॉसल हम पढ़ चुके हैं। और अब देखो जीनियोग्लॉसिस बेसिकली जीनियल स्पाइन, अगर अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये मैंडिबल ही दी हुई है इन्होंने, मैंडिबल के ना, अब ये हमारे पास एंटीरियरली नजर आ रहा है, इसके पीछे पोस्टीरियरली आप इमेजिन करें कि इसके पोस्टीरियरली ही ये सरफेस, और यहाँ जीनियल ट्यूबरकल्स होते हैं, दो जीनियल ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां जाके इसकी जो है वो क्या होती है, ओरिजिन होती है हमारे पास जीनियोग्लॉसिस की। मतलब यहाँ आगे से ओरिजिन हो रही है और पीछे जाके ये इंसर्ट हो रहा है टंग में।
एंड सो सॉरी। तो हमारे पास जो ये इसका फंक्शन, उसी से अंदाजा लगाएं कि ये आगे है, तो जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये जब मसल कंट्रैक्ट करेगा तो ये आगे की तरफ पुल करेगा। दैट मीन्स इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोट्रूजन ऑफ द टंग, प्रोट्रूजन ऑफ द एपिक्स ऑफ द टंग, आगे की तरफ प्रोट्रूड करवाता है, जैसे हम अपनी जुबान को अपने मुंह से बाहर निकालते हैं। देन द नेक्स्ट मसल दैट इज द हायोग्लोसिस मसल। जो हायोग्लोसिस मसल है वो हमारे पास बॉडी एंड द ग्रेटर कॉर्निया ऑफ द हायोइड बोन। अब ये भी देखिए नीचे कहा, हायोइड बोन नीचे होती है ना, यहाँ थ्रोट के रीजन में हमारे पास होती है, थायराइड रीजन में, तो उसकी बॉडी में और जाके इंसर्ट ओरिजिन होता है हायोग्लोसिस का। और ये इंसर्शन क्या होगी कि अदर मसल ऑफ द टंग के साथ इंसर्ट। अब देखें ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे जहाँ इसकी इंसर्शन है उस तरफ खींचता होता है मसल, तो ये हमारे पास क्या करेगा, डिप्रेस करेगा टंग को, दैट इज कॉल्ड द डिप्रेसर ऑफ द टंग, हायोग्लोसिस। देन द नेक्स्ट मसल दैट इज द स्टाइलोग्लोसिस। अब दो ऊपर से थे, दो नीचे से हैं हमारे पास। जो स्टाइलोग्लोसिस है, स्टाइलोग्लोसिस स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है टेम्पोरल बोन का, वहां से आ रहा होता है टेम्पोरल बोन का। मैं उसको हम आगे से इसको विजुलाइज कर लेंगे, आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी कि स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस वो टेम्पोरल बोन से आता है और ये भी जाके अदर मसल्स ऑफ द टंग के साथ जो है वो ब्लेंड कर जाता है। अब आपने खुद इमेजिन करना है कि अगर ये ऊपर से आ रहा है तो और पीछे से आ रहा है, क्योंकि टेम्पोरल बोन देखे ना पीछे की तरफ है, टेम्पोरल बोन ऑन द साइड्स ऑफ द ईयर वी हैव द टेम्पोरल बोन, उसके स्टाइलॉइड प्रोसेस भी पीछे ही होगा। तो जब इसने कंट्रैक्ट करना है, एक तो ये बैकवर्ड मूव करवाएगा, उसके अलावा ऊपर से आ रहा है तो अपवर्ड भी मूव करवाएगा, तो यही इसका फंक्शन है। और पैलेटोग्लोसिस की बात करें तो पैलेटोग्लोसिस हमारे पास जो है वो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस में। नाउ व्हाट इज पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस? पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस आपने सॉफ्ट पैलेट में, जिन्होंने सॉफ्ट पैलेट का लेक्चर लिया हुआ है उनको तो पता होगा कि पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस क्या है, कि हमारे पास जो टेंसर विलाई पैलेटिनी है उसके जो फाइबर्स हैं या टेंडन है पैलेटाइन, उसका हमारे पास एपोन्यूरोसिस होता है, वो बेंड करते हैं अराउंड द टेरिगोइड हेमस और वो जाके मीडियली दोनों साइड से आके सेंट्रली मीडियली मिल जाते हैं और से एक एपोन्यूरोसिस जनरेट करते हैं सॉफ्ट पैलेट में। दैट इज द इंक्लूडिंग द सब्सटेंस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट को बनाने में, तो उसको कहते हैं पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। तो लेकिन जिनको नहीं पता वो ये इमेजिन करें कि ये सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है, तो इसका मतलब ये सॉफ्ट पैलेट से ओरिजिन करें और जाके साइड ऑफ द टंग पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं। और पैलेटोग्लोसिस हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है कि पैलेटोग्लोसिस हमने कहा था कि ये ओरोफेरेंजियल इस्थमस को मार्क करता है पैलेटोग्लोसियल आर्च के जरिए। तो क्या है, वो लिटरली दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, ये ऊपर पैलेट से सॉफ्ट पैलेट से आ रहे होते हैं और साइड ऑफ द टंग पे जाके पीछे डोर्सली पोस्टीरियर 1/3 पे इंसर्ट हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इस चीज को मार्क करता है कि ओरल कैविटी एंड हो गई है और हमारे पास अब बाकी फेनिक्स ने स्टार्ट हो जाना है। ये इनकी एनाटॉमिकल जो है वो इंपॉर्टेंस थी। और ये हमारे पास अब ऊपर से आ रहा है तो इसका मतलब इसने भी अपवर्ड और बैकवर्ड करना है, लेकिन इसके अलावा ये मैंने कहा था कि ओरोफेरेंजियल इस्थमस को मार्क करता है, तो इसको उसने नैरो करवाना होता है। अब हम मसल्स को एक दफा जो है वो विजुलाइज कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास इस डायग्राम में जो है वो दिखाया गया। सबसे पहले जीनियोग्लोसिस मसल, तो मैंने कहा था मैंडिबल के इस तरफ ये हमारे पास पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होते हैं, जीनियो ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से हमारे पास जीनियोग्लोसिस मसल का ओरिजिन है और जाके ये इंसर्ट हो रहा है, क्या हमारे पास जो है वो टंग के मसल्स के अंदर जाके जो है वो इंसर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आगे की तरफ यूं आगे की तरफ खिंचवाएगा, तो ये हमारे पास प्रोट्रैक्शन ऑफ द टंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास मसल अगर आप देखें तो ये इधर इसके अलावा जो हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स है वो भी दिखाए गए हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी दिखाए गए हैं इसके अंदर हमारे पास, और हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स भी दिखाए गए हुए हैं मसल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा मसल हमें जो दिखाया गया दैट इज द पैलेटोग्लोसिस। अब ये पैलेटोग्लोसिस मसल, ये मैंने कहा था कि ये आगे जो बोनी पार्ट है मैक्सिला के बिलो दैट इज द हार्ड पैलेट, और ये हमारे पास जो पीछे मस्कुलर पार्ट है इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट में पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस में देख लें यहाँ सॉफ्ट पैलेट से ओरिजिन होता है और जाके हमारे पास टंग की साइड पे जाके इसकी इंसर्शन हो रही है। तो अब देखें जब ये हम पीछे की तरफ है, टंग के बिल्कुल एंड पे आ रहा है, ये पोस्टीरियर पार्ट में आ रहा है, रूट ऑफ द टंग में आ रहा है, तो जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो ये हमारे पास रिट्रैक्शन करवाएगा एज यू कैन से, और बैकवर्ड और अपवर्ड मूव करवाएगा। उसके बाद हमारे पास पैलेटोग्लोसिस मसल यहाँ हो गया। अब ये आप यहाँ से नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे देखें स्टाइलॉइड प्रोसेस है। अब ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है ना, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द ये टेम्पोरल बोन है, यहाँ से हमारे पास जो मसल निकलना है इसको हमने कहना है जी स्टाइलोग्लोसिस मसल। ठीक है, स्टाइलोग्लोसिस मसल ने जो है वो हमारे पास मूवमेंट जब इसने कंट्रैक्ट करना है तो इसने भी अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करवाना है टंग को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि स्टाइलोग्लोसिस का ये फंक्शन हो जाएगा कि ये भी क्रॉस करेगा टंग को बैकवर्ड और अपवर्ड, और स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन से निकल रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास हायोग्लोसिस जो है वो नीचे से आ रहा होता है, तो वो हमारे पास हायोइड बोन से आ रहा होता है। तो ये यहाँ पे कट हुआ दिखाया हुआ है कि यहाँ नीचे से हायोइड बोन है, ये यहाँ हायोइड बोन पूरी दिखाई नहीं हुई, तो यहाँ हायोइड बोन से उसकी बॉडी से और उसकी कॉर्निया से जो है वो हमारे पास ओरिजिनेट करेगा और नीचे देखें नीचे की साइड से जाके इंसर्ट हो रहा है। तो ये इसने हमारे पास क्या करना है हायोग्लोसिस ने, कि इसने डिप्रेस करवाना टंग को, नीचे की तरफ कंट्रैक्ट करेगा तो नीचे की तरफ टंग को पुल करेगा। नाउ कमिंग बैक टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक,
तो अब हमारे पास मसल्स की जो है वो सारी हमने पढ़ ली, उनका ओरिजिन भी पढ़ लिया, इंसर्शन भी पढ़ लिया, उनका एक्शन भी पढ़ लिया और उनकी नर्व सप्लाई भी पढ़ ली कि वही कि सबको हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करेगी एक्सेप्ट द पैलेटोग्लोसिस दैट इज सप्लाइड बाय द वेगस नर्व। अब इसकी मूवमेंट्स में हम पढ़ लिए सारी मूवमेंट्स, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अलग से डिस्कस किया हुआ, तो एक दफ़ा हम बस रिवाइज कर लेते हैं कि आप भी मेरे साथ रिवाइज करें कि हमारे पास प्रोट्रैक्शन कौन करवाता है, प्रोट्रूड कौन करवाता है टंग को, तो कौन प्रोट्रूड करवाता है, जीनियोग्लोसिस, क्योंकि आगे वो मैंडिबल के साथ वही अटैच है, जीनियल ट्यूबरकल से मैंडिबल के साथ प्रोट्रूड करवाएगा, और बोथ साइड्स का दोनों का इकट्ठे एक्ट करते हैं तभी प्रोट्रैक्शन होती है। अगर दोनों साइड में से एक भी साइड की मोटर सप्लाई हमारे पास कट हुई है या ऑक्लूड हुई है तो हमारे पास क्लिनिकल कंडीशंस की तरफ लीड करता है फिर ये। उसके बाद हमारे पास रिट्रैक्शन, तो रिट्रैक्शन अब ने हमारे पास स्टाइलोग्लोसिस एंड हायोग्लोसिस। अब आप इमेजिन करें स्टाइलोग्लोसिस हमारे पास पीछे की तरफ ऊपर अटैच है, हायोग्लोसिस पीछे हमारे पास हायोइड बोन के साथ अटैच है, तो जब पुल दोनों कंट्रैक्ट करेंगे, इकट्ठे कंट्रैक्ट करेंगे तो पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करवाएंगे टंग को। और नेक्स्ट अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो दैट इज द डिप्रेशन। डिप्रेशन कौन करवा रहा है, तो डिप्रेशन हमारे पास हायोग्लोसिस मसल करवा रहा है। ये मैंने पहले भी बात कर ली कि हायोग्लोसिस कैसे करवा रहा है, हमारे पास हायोइड बोन से है ना, तो अकेला अगर कंट्रैक्ट करेगा तो वो डिप्रेस करवा देगा टंग को, लेकिन अगर कोलैबोरेशन में काम करेगा स्टाइलोग्लोसिस के साथ तो फिर वो रिट्रैक्शन करवाएगा। इसके अलावा रिट्रैक्शन एंड एलिवेशन, एलिवेशन भी करवाए, रिट्रैक्शन, तो वो देखो आप खुद सोचेंगे ऊपर से दोनों मसल जा रहे हैं, स्टाइलोग्लोसिस पैलेटोग्लोसिस, पैलेट से आता है, स्टाइलॉइड जो है वो प्रोसेस से आता है, तो दोनों क्या करवाएंगे, रिट्रैक्शन और एलिवेशन ये दोनों मिलकर करवाएंगे। और जो शेप चेंजर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं। तो ये हमारे पास सारा कुछ था जी मसल्स के बारे में, उनकी फंक्शन मसल्स में। अच्छा एक चीज़ ना बड़ी वैसे कॉमनली पूछी जाती है वाइवास में कि सेफ्टी मसल किसको कहते हैं, ये स्नेल्स में मेंशन है। तो सेफ्टी मसल्स आप खुद सोचना, सेफ्टी मसल क्या, कि हमारे पास अगर वो मसल ना हो ना, उसके बगैर जो है वो टंग फॉल बैक कर जाए, तो वो मसल कौन सा होगा, जिसने आगे से बांधा होगा, क्योंकि तीन तो ऑलरेडी पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तीनों पीछे हमने पढ़े, स्टाइलोग्लोसिस, हायोग्लोसिस, पैलेटोग्लोसिस। सिर्फ जीनियोग्लोसिस है जो फ्रंट पे अटैच है मैंडिबल के जीनियल ट्यूबरकल्स के साथ, तो इसका मतलब है इसको आगे की तरफ किसी ने प्रोट्रूड पुल करके रखा हुआ है, तो वो जीनियोग्लोसिस है, इसलिए इसको सेफ्टी मसल कहते हैं कि वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम द फॉलिंग बैक ऑफ द टंग को। अब नेक्स्ट हमारे पास ये सारी मसल्स हो गई, उनकी मूवमेंट्स भी हो गई, अब हमने इसकी ब्लड सप्लाई करनी है। तो ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई हमारे पास तीन से होती है, एक लिंगुअल आर्टरी सप्लाई करती है, लिंगुअल आर्टरी कहाँ से आ रही है जी, और इसके बाद हमारे पास टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी सप्लाई करती है, और इसके अलावा हमारे पास असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी सप्लाई करती है टंग को। ये तीन आर्टरीज जो है वो बेसिकली सप्लाई करती हैं, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी अपना हम आगे पढ़ेंगे पैरोटिड ग्लैंड, जब हम पैरोटिड ग्लैंड को डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ हम फेशियल आर्टरी को भी डिटेल से पढ़ेंगे। बस अभी फिलहाल ये पढ़ें कि ये बक्सीनेटर मसल जो हमारे पास चीक्स में आ रहा होता है वहाँ साइड से आ रही होती है। लिंगुअल आर्टरी स्पेसिफिकली टंग के लिए ही होती है, और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो फेरेंक्स के बेसिकली जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उसी की ब्रांच होती है असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच, वो सप्लाई करती है, वो टंग को भी सप्लाई एक ब्रांच दे देती है। तो ये तीनों हमारे पास सप्लाई करती है। और जो वेन्स ड्रेनेज है, वीनस ड्रेनेज इसका हमारे पास है इंटरनल जुगुलर वेन्स में, इसी का वीनस ड्रेनेज कॉमन है, इसका इंटरनल जुगुलर वेन्स के अंदर है हमारे पास। ये तो सारी जी ब्लड सप्लाई, जिसमें हमने आर्टीरियल सप्लाई भी पढ़ ली और वीनस सप्लाई भी पढ़ ली। अब इसकी रहेगी जी लिम्फ ड्रेनेज। तो लिम्फ ड्रेनेज हमारे पास तीन डिफरेंट पार्ट्स में है कि सबसे पहले टिप से टिप। अब टिप को याद रखने के लिए आपने ऐसे याद रखना है कि पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास जो लिप्स हैं, लिप्स में जो लोअर लिप्स का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, वो हमारे पास सेंटर में क्या था, मैंने कहा था चिन के बिल्कुल नीचे यहाँ मसल्स हमारे पास जो नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स को क्या कहते हैं हम, सब मेंटल लिम्फ नोड्स, इसको हम यहाँ से भी विजुलाइज कर लेते हैं। हाँ देखें, ये हमारे पास फर्स्ट करें, सपोज करें ये चिन है, चिन के बिल्कुल नीचे यहाँ जो नोड्स होंगे दैट विल बी द सब मेंटल लिम्फ नोड्स, और सब मेंटल लिम्फ नोड्स में सेंट्रल पार्ट से लिम्फ ड्रेनेज जाती है। तो वही टिप, अब यहाँ सेंट्रल पार्ट क्या है, टंग की टिप पार्ट है, तो टिप से सब मेंटल लिम्फ नोड्स पे। इसके अलावा जो एंटीरियर थर्ड्स जो है हमारे पास, एंटीरियर थर्ड की साइड्स में, तो वो हमारे पास साइड्स ऑफ द एंटीरियर थर्ड से सब मैंडिबुलर, नीचे सब मैंडिबुलर में लिम्फ नोड्स में, और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में सेपरेट है, सब मैंडिबुलर एंड द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में इसकी ड्रेनेज जाती है। डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पोस्टीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स लेटरली टू द सब मेंटल लिम्फ नोड्स के लेटरली हमारे पास सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होंगे। और जो पोस्टीरियर थर्ड है, जो पीछे है, वो सिर्फ डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में पीछे की तरफ जाएंगे, उनकी ड्रेनेज पीछे की तरफ होगी। इसके बाद हमने मोटर इनर्वेशन हम सबकी पढ़ चुके हैं, सेंसरी इनर्वेशन रहेगा। ये सेंसरी इनर्वेशन हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ ली थी, दोबारा पढ़ लेते हैं। सेंसरी इनर्वेशन जो एंटीरियर टू थर्ड की है, उसकी जो हमारे पास जनरल सेंसेशन में कुछ भी हो सकता है, पेन या कोई टच या कोई ज़्यादा सब्सटेंस होट है, ये जो सारी सेंसेशन है जनरल सेंसेशन है, और ये लिंगुअल ब्रांच होगी। और लिंगुअल नर्व भी कौन सी ब्रांच से, ट्राइजेमिनल की मैंडिबुलर डिवीजन से आएगी। ट्राइजेमिनल नर्व हमारे पास फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व की जो हमारे पास ब्रांच होगी लिंगुअल नर्व, वो जनरल सेंसेशन कैरी करेगी। और जो टेस्ट सेंसेशन है वो कॉर्डा टेम्पनाई से, कॉर्डा टेम्पनाई कौन सी ब्रांच है जी, फेशियल नर्व की ब्रांच है। और अगर हम पोस्टीरियर थर्ड की बात करें तो पोस्टीरियर थर्ड में हमारे पास जो इसकी जाती है दैट विल बी इन द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व दोनों जनरल सेंसेशन भी और टेस्ट सेंसेशन भी कैरी करेगी।
अब हमारे पास पोस्टीरियर थर्ड में मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सर्कमवेलेट पेपिलाई, सर्कस टर्मिनालिस और फोरामन सीकम, ये सारा कुछ पोस्टीरियर थर्ड में आएगा। सर्कस टर्मिनालिस, उसके अंदर फोरामन सीकम, उसके आगे सर्कमवेलेट, ये सारे पोस्टीरियर थर्ड की जो हमारे पास सप्लाई होगी ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और वो दोनों जनरल भी करेगी और टेस्ट सेंसेशन भी करेगी। अब हमारे पास कुछ क्लिनिकल कंडीशंस इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लिनिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली द हाइपोग्लोसल नर्व टेस्टिंग वाला। सबसे पहले हम टंग लैक्सिलेशन पढ़ लेते हैं। सॉरी। तो टंग लैसिडेशन बेसिकली होता है कि पेशेंट्स टीथ पे जब अगर कोई, अब इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, लैसिडेट कर जाना क्या होता है, रप्चर करने को कहते हैं। टंग लैसिडेशन किस केसेस में होती है, तो पेशेंट्स टीथ फॉलोइंग अ ब्लो ऑन द चेन, की कोई इसको जो है जोर का झटका लगा जिसकी वजह से उसका टीथ जो है वो टंग ने उसको पार्शली प्रोट्रूड, उसके दौरान हमारे पास जो टंग थी वो पार्शली प्रोट्रूडेड आउट ऑफ द माउथ थी, तो वो क्या होगी, वो बिटन होगी। वैसे तो टंग पीछे पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है नॉर्मल पोजीशन में, लेकिन जब ब्लो हुआ है और उस दौरान जो है वो उसकी टंग भी आगे प्रोट्रूड की हुई थी, तो वो कट जाएगी, टंग वूंड हो जाएगा। और या फिर क्या होगा कि यूजुअली एपिलेप्टिक शॉक, एपिलेप्सी के पेशेंट्स में आपने देखा होगा जिनको मिर्गी का मसला होता है कि एपिलेप्टिक पेशेंट्स में हम यूजुअली जो है वो उनकी टंग को डिप्रेस करे होते हैं, कोई भी स्पून डाल के कि वो अपनी कहीं टंग को बाइट ना कर ले, तो या टंग का फॉल बैक ना हो जाए, तो वो हमारे पास इन दोनों केसेस में टंग लैसिडेशन या टंग रप्चर हो सकता है। और इसके जो ब्लीडिंग होगी, अब जाहिर सी बात है जो लैसिडेशन होगी उसके दौरान ब्लीडिंग भी होगी। हमारे पास जो ब्लीडिंग है उसको हम, या अब इसको है तो ये मैस है सिर्फ हमारे पास ट्राइएटेड मैस, तो इसको हम कैसे करेंगे कि लैसिडेशन को कैसे करेंगे कि हम जो है फौरन वहाँ पे जो है प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको हैंड में पकड़ लेंगे और वहाँ प्रेशर अप्लाई करके उसकी जो ब्रांच है लिंगुअल आर्टरी की ब्रांच उसको ऑक्लूड, क्योंकि मेन जो इसकी सप्लाई है वो लिंगुअल आर्टरी ही है। लिंगुअल आर्टरी जो है बेसिकली टंग के लिए ही है, तो उसको ऑक्लूड करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ द हाइपोग्लोसल नर्व टेस्टिंग, तो हाइपोग्लोसल नर्व टेस्टिंग हम कैसे करते हैं। हाइपोग्लोसल नर्व हम क्यों, सबसे मेन इसकी मोटर नर्व सप्लाई हाइपोग्लोसल नर्व है। तो अगर हमारे पास अगर इसको कुछ डैमेज होता है तो इसका मतलब है कि तकरीबन पैलेटोग्लोसिस के अलावा सारे मसल्स जाएंगे। तो इसकी टेस्ट कैसे करते हैं कि हम पेशेंट को से कहते हैं कि अपनी टंग को प्रोट्रूड करे, और ये हमारे पास जब वो टंग को प्रोट्रूड करता है तो इससे हमारे पास जो है वो टेस्टिंग हो जाती है। कैसे कि अगर हमारे पास डिप जो है वो प्रोट्रूड करने का कहेंगे, तो अगर उसकी हाइपोग्लोसल नर्व में कोई ना कोई मसला होगा तो उसकी जो टंग है वो डेविएट कर जाएगी वन साइड पे। और ये चीज़ अपनी याद रखनी है, हमने अपर लिम्ब पढ़ा, लोअर लिम्ब पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि सॉरी कि जो अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में थी कि अगर हमारे पास किसी साइड की नर्व जो है वो डैमेज होती थी तो उस ऑपोजिट साइड पे वो फॉल करती थी। लेकिन जो हाइपोग्लोसल नर्व के या टंग की केस में होता है कि जिस साइड की हमारे पास डैमेज होती है उसी साइड पे फॉल करती है, जिसको हम कहते हैं इप्सिलेटरल नर्व। इसकी वजह से इसको इप्सिलेटरल नर्व कहते हैं कि ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी में डेविएशन अकर करेगी, उसी साइड के ही मसल्स वीक हो जाएंगे और उसी साइड पे ही जो है वो फॉल करेगी, तो इसको हम कहते हैं हाइपोग्लोसल नर्व टेस्टिंग। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टंग एंड द टीथ, हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके जो नोट्स का लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी नहीं देती क्योंकि मैंने यहाँ मेन लिखे होते हैं मेन पॉइंट्स, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ वर्ड्स मिसिंग है, कुछ मिस्टेक्स हैं, और जाहिर सी बात है ये AI जनरेटेड नोट्स है तो यहाँ मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन मैंने कम्प्लीटली खुद भी एडिट किया, तो आप यहाँ से अच्छी तरह याद कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस बुक की लाइन्स को ही रखें क्योंकि अब तो MCQ पैटर्न है, तो इसे आगे शेयर और लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।